और कंसिस्टेंट मार्केट डोमिनेंस है, तो जिंदाल स्टेनलेस स्टील लुक्स एन अमेजिंग पिक फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। जिंदाल स्टेनलेस यहाँ पर आपको दाम लगाना। चलिए फिर चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं, फिर कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। सचिन ने सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथलैब्स यहाँ पर दाम लगाया और यहाँ पर 2300 की कॉल, 125 और 190 के टारगेट के लिए 72 का यहाँ लगाना है आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस। अमित सेठ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर दाम लगाया 2590 के स्टॉप लॉस, 2680 के टारगेट्स यहाँ पर रिलायंस पर आपको। राजेश सतपुते ने ओबेरॉय रियल्टी इसको पिक किया 1080 और 1100 के टारगेट, 1020 के स्टॉप लॉस। और रोहन ने पिक किया जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पर आपको बाय करना 600 के टारगेट के लिए ये स्टॉक। आयशर मोटर्स को एक बार जरा रिविजिट करते हैं आप, और ये देखिए अब 3 दिन में करीब करीब 11% ये स्टॉक फिसल चुका है और एक अहेड ऑफ द कर्व आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी 2 दिन पहले, लेकिन यहाँ पर अब क्या नेक्स्ट लेवल्स होंगे वॉच आउट करने के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, अभी एक और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था आयशर मोटर्स के ऊपर, जो ये कह रही थी कि इनको मार्जिन पर अब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों कॉम्पिटिटर्स आए हैं ये मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। 10% ये स्टॉक अब गिर चुका है अपने इस हफ्ते में ही, और 52 वीक हाई से करीब करीब 17% ये स्टॉक गिर चुका है। प्योरली अगर टेक्निकल्स की इसकी बात की जाए इस स्टॉक की, तो अब ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस उनके एक्चुअली नीचे आ चुका है। इवन 200 डे मूविंग एवरेज उसके नीचे, 20, 50 सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे। अब एक रैली इसमें शुरू हुई थी करीब 2800 से ये रैली आई थी करीब करीब 3700 तक। तो आप मान के चलिए कि उसमें जो रिट्रेसमेंट है अब करीब करीब 50%, 60% के करीब रिट्रेसमेंट हो चुकी है। देखते हैं, टाइम करेक्शन भी पॉसिबल है यहाँ पर आयशर मोटर्स में, क्योंकि एक फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक गिरा है। लेकिन मार्केट पर एक बार वापस चलते हैं और मिड कैप्स में क्या शानदार बाइंग है। मिड कैप इंडेक्स फ्रेश ऑल टाइम हाई पर 2.5:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशो इस समय यहाँ पर आपको स्क्रीन पर विजिबल है। तो अच्छे मूव्स इस समय। फेडरल बैंक को रिविजिट करते हैं एक बार। गाबा सर, एक बार जरा फेडरल बैंक का चार्ट देखिए। कल हमने मेंशन किया था इस स्टॉक को, परसों भी अच्छे गेंस थे यहाँ पर, एक कैचअप रैली हो रही है यहाँ पर, कितना और स्पेस है यहाँ पर? काफी स्ट्रेच हो चुका था डाउनसाइड फेडरल बैंक, अब उसका बाउंस मिल रहा है, स्प्रिंग बाउंस 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 140 एक मिनिमम टारगेट नजर आते हैं, उसके बाद शायद 143 to 145 भी जा सकता है। लेने की जगह भी अच्छी है, स्टॉप होगा 134 का फेडरल बैंक पर, इट्स अ बाय। रिविजिट करते हैं, डिक्सन में अब अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर शायद विजिबल है डिक्सन में। शिवांगी, अगर आपने डिक्सन टेक का चार्ट देखा हो, कोई व्यू आपका यहाँ पर? जी बिल्कुल। डिक्सन की अगर हम बात करें, हम पूरे ही स्पेस की अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पे हमने देखा है कि एक अट्रैक्शन ज़रूर देखने को मिला है, एक रिकवरी देखने को मिल रहा है फॉलोअप में। डिक्सन स्पेसिफिकली हम देखें तो हमने देखा है कि पिछले दिन के लो को स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। पर मेरे यहाँ मानना रहेगी कि 4320 के ऊपर अगर स्टॉक होल्ड करता है तो वहाँ पे हम खरीदारी करें, तब तक के लिए वेट एंड वॉच करें। ओके, डिक्सन 4284 पे डे हाई के क्लस्टर मार्केट करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो कि जहाँ पे सेक्टोरियल एडवांटेज है वो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। मैं लोग जुबिलेंट फूड्स आज एक रिकवरी है लो से, लेकिन चार्ट खराब है। मैं इसको किसी भी तरीके से ट्रेड्स में इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 510 505 के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मैं दरअसल जुबिलेंट का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि जो वेस्ट लाइफ है, वेस्ट लाइफ आपकी स्क्रीन पे आएगा और 881 पे अपने करियर का हाई लगा रहा है। क्लियरली आउट परफॉर्मर है, सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला। आपकी राय क्या रहेगी यहाँ पर रोहन जी? वेस्ट लाइफ को आप कैसे अप्रोच करेंगे और क्या इस प्राइस पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर इसी स्पेस में अगर कोई और स्टॉक आपको इम्प्रेस कर रहा हो तो वो क्या होगा? देखो, जुबिलेंट फूड की बात करें, जुबिलेंट फूड के सामने ऑफ कोर्स वेस्ट लाइफ एक बहुत वैल्यू था,
और जुबिलेंट फूड के जो कंपटीशन आ गए थे उसके हिसाब से जुबिलेंट फूड ने अच्छा नहीं किया। और वेस्ट लाइफ हमको लग रहा है कि अभी भी यहाँ से बहुत ग्रोथ करने की जगह है। बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट यूनिक मॉडल पे है, और यहाँ पे बहुत कम कंपनीज है जो फूड एंड बेवरेजेस में बहुत अच्छा कर रही है, और स्पेसिफिकली फूड में। सो आई थिंक सो इट्स अ कंटिन्यूअस बाय। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है फंडामेंटली। ओके। अच्छा, सचिन का रिलायंस का टारगेट हिट हुआ है, एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं। सचिन, यहाँ पर अब क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करें या कोई और ट्रेड यहाँ पर? अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी 2635 2640 आई थिंक उसके ऑलमोस्ट करीब आ चुका है। तो यहाँ पर फ्रेश में ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की सलाह होगी। एंड जिस तरीके से अभी वापस सारे फार्मा स्टॉक्स में ट्रैक्शन आ रहा है, वहां पर डॉक्टर रेड्डीज पे मेरा ध्यान है। एंड जिस तरीके से ये 5200 के लेवल को पार कर रहा है, पिछले 3 दिनों का क्लस्टर हाई तोड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। यहाँ पर भी एक वैसे ही क्लासिक ओपन लो फॉर्मेशन है, 51,448.95 का डेसिमल्स का ओपन लो फॉर्मेशन है, जो हमने रिलायंस में भी देखा था। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5290 के आसपास के स्विंग्स इंट्राडे में बन सकते हैं। पोजिशनल टारगेट होगा लगभग अराउंड 5380 का। सो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगा सकते हो लगभग अराउंड 5170 तक। फ्यूचर पर दांव लगाना है अब आपको। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो आप मूव कर रहे हैं उसमें मतलब काफी समय के बाद, एक है कोल इंडिया। एक बार कोल इंडिया का चार्ट लेकर आइए। बहुत समय के बाद ये हमारे रेडार पर आया कोल इंडिया। अब डे हाई पर इस समय एक स्टॉक अच्छा मूव यहाँ पर, एकदम से देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर। और सिंजीन एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आशीष भैया, एक बार जरा चार्ट देखिए कोल इंडिया और सिंजीन का, दोनों में से कोई स्टॉक आपको पसंद हो? जी, कोल इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट कोल इंडिया में अभी मिल रहा है। और जिस हिसाब से अभी गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है जो इसने क्रिएट किया था ऑलमोस्ट 31 मई के बाद, वो फिल करने की अटेम्प्ट कर रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 232 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। ये जो मूव है हमें लगता है 240 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, कोल इंडिया इस बीच वो लेके आइए जरा। अपोलो हॉस्पिटल का जो ट्रेड हमने पिक किया था 5130 पे पिक किया था, इट्स नाउ 5180। 50 रुपए का स्विंग स्क्रीन पे आ चुका है। और गौर करने लायक बात यह है कि निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा बोथ इंडिसेस ट्रेडिंग एट डे हाई। और निफ्टी फार्मा अनुज जो 2-3 दिनों से रेस्ट में चला गया था, कुछ फार्मा काउंटर्स में रिट्रेसमेंट था, अब सडनली अप्रैल 2022 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 13 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर में अनुज एक बार फिर से फार्मा की तरफ बाजार का झुकाव बढ़ता हुआ। वीरू, ये हम जो सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि सेक्टोरल चर्न हो रहा है मार्केट में इस समय हाईएस्ट लेवल पर, और एक एक करके सेक्टर्स टर्न ले रहे हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, फिर एक सेक्टर चलता है। मेरे ख्याल से अब 2-3 दिन से थोड़ा कंसोलिडेशन ऑटोज में था, अब शायद उसकी बारी आए। बैंक निफ्टी अब 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है एक्सपायरी के बाद वहां पर मूव आए। लेकिन ये सेक्टोरल जो चर्न है ना, ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है कि कोई ना कोई सेक्टर मार्केट को हाई लेवल पर सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। देखिए, आज रिलायंस चल गया, 2 दिन तक रिलायंस गिर रहा था, आज रिलायंस चल गया। फार्मा आज चल गया, जैसा आपने बोला। क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चल रहे हैं अब। तो अच्छे मार्केट में सेक्टोरल चर्न्स हैं, और काफी फॉरगॉटन स्टॉक्स भी कम बैक कर रहे हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया। ये सब इंडिकेशंस होते हैं कि सन टीवी, आई थिंक कल सन टीवी बीटीएसटी कॉल थी शायद पैनल पर, शायद आई थिंक गाबा सर ने पिक किया था इसको, सन टीवी को। गाबा सर, सन टीवी आपने पिक किया था, इसको जरा रिविजिट करते हैं। या मेरे कह रहा बिल्कुल 449 पर ट्रेड करा है, उसका सेटअप तो सही है। मेरे ख्याल से 455 टू 460 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 445। यस, सन टीवी। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा एक बार यतिन के पास चलते हैं और स्टॉक्स ऑफ द डे को एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज 3-4 स्टॉक जो फोकस में, सबसे पहले बजाज ऑटो की बात करते हैं। कल स्टॉक में 5-6% की तेजी थी, आज थोड़ा नरम है क्योंकि ब्रोकरेजेस का रिव्यू कुछ ठीक नहीं आया है ट्रायम्फ को लेके। बहुत सारे ब्रोकरेजेस मिक्स्ड रिव्यू दे रहे हैं। इनफैक्ट सिटी की यहाँ सेल रेटिंग है, टारगेट है 4000 रुपए। उनको लगता है कि ट्रायम्फ स्पेसिफिकेशन इंप्रेसिव है, लेकिन जो प्राइसिंग है वो शायद एग्रेसिव है, जिसके कारण मार्जिन डाइल्यूट हो सकते हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक उनको महंगा लग रहा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग आज इस स्टॉक में आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है, स्पेशली ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद। मैरिको Q1 का अपडेट थोड़ा बहुत कमजोर है, एफएनओ का टॉप लूजर है, वन ऑफ द टॉप लूजर्स। अगर हम Q1 की बात करें तो घरेलू
जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कमज़ोर आई है। इनफैक्ट जो सिंगल डिजिट डिक्लाइन है उसके कारण थोड़ा बाजार में आपको प्रेशर दिख रहा है। तो मैरिको अपडेट के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर 1% नीचे, और केईसी इंटरनेशनल और आरपीपी इंफ्रा ये दोनों ही स्टॉक्स ऑर्डर विन के पीछे मोमेंटम में। इनफैक्ट केईसी इंटरनेशनल ने 1042 करोड़ के ऑर्डर जीते, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 3% की तेजी दिखाई पड़ रही है। तो ये है 3 स्टॉक्स ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे। केईसी इंटरनेशनल, बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे हल्का सा बैकफुट पे आज, एंड सेम इज द केस विद मैरिको अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद। नितिन बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फार्मा पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। लेट्स ब्रिंग एक बार जरा ऑरबिंदो फार्मा की 740 की कॉल लेके आइएगा स्क्रीन पे। 740 या 50 की जो भी हो रखिएगा स्क्रीन पे। आशीष बहती जी 736 टिपिकल फ्लैग, और इसका फ्लैग पे सक्सेस रेशियो बहुत स्ट्रांग है, और अभी से नहीं, आप इसे देखिए, एक सेकेंड, 23 मार्च से देखिए, 23:40 पे ऑप्शन ट्रेड कर रहा है मेरे स्क्रीन पे, इसको मार्क भी कर लेता हूं मैं। आपका व्यू क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पूरे फार्मा स्टॉक्स में देखने मिल रहा है, और ऑरोबिंदो काफी टाइम से इसको लीड भी कर रहा है। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मुझे लगता है 740 की जो कॉल है 23 रुपए के करीब चले, 23.5 रुपए के करीब इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि इसमें करीब 35 रुपए तक के टारगेट्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। चलिए फिर ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए एक बार जरा रिविजिट करते हैं 2 स्टॉक्स को। एक बार ग्रैन्यूल्स लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। ग्रैन्यूल्स में 2-3 दिन की प्रॉफिट टेकिंग के बाद थोड़े से मूव, हालांकि ग्रैन्यूल्स काफ़ी वीक रहे, ग्रैन्यूल्स को नहीं रिविजिट करते हैं, फिर ग्रैन्यूल्स को छोड़ देते हैं। सचिन के साथ मेट्रोपोलिस रिविजिट करते हैं। सचिन, इस पूरी स्पेस पर आपकी अच्छी पकड़ रही है मेरे ख्याल से। आज लाल पैथलैब बोला था आपने, पहले मेट्रोपोलिस की भी एक बार बात हुई थी आपके साथ। मेट्रोपोलिस पर कोई व्यू? जी अनुज जी, इनफैक्ट ये भी नेक्स्ट इन लाइन ही है, बट जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर वेट करना चाहिए। 1500 का वो लेवल है, मुझे लग रहा है 1500 के ऊपर मेजर हर्डल नहीं है, तो 1600 के पहले मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक थमेगा नहीं। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जो एक फ्लोर उसने सेट की है 1440 के आसपास की, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। थोड़े से प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स लेने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि सेक्टर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जैसे ही ये 1485 का 1500 ब्रेक हो जाता है, तो 1600 के एक बड़े मूव के लिए पोजीशन होना चाहिए काउंटर। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए 1440 के स्टॉप लॉस के साथ 1600 के पोजिशनल टारगेट के लिए। एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर था, सुबह शरद अवस्थी ने इसको पिक किया था, बंधन बैंक। देखिए, खराब अपडेट के बावजूद कल स्टॉक जहां खुला वहीं उसने लो बनाया, और उसके बाद कल ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ, और आज अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पर, अच्छा ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, जबकि हम सीरीज के एकदम शुरू में है बिरो, तो ये एक प्योर एंड प्योर आज एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है बंधन बैंक, और अब इस समय ये एक डे हाई पर इस समय बंधन बैंक ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, क्या ये यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ेगी? आपने बिल्कुल सही कहा, कल ये गैप डाउन हुआ और आज शॉर्ट कवरिंग है। ये शॉर्ट कवरिंग यानी रिलीफ रैली कहाँ तक जाएगी, तो मैं वही चेक कर रहा था, 237 238 तक का मूव यहाँ पे मिल सकता है। तो करंट लेवल से 8-10 रुपए का तो मूव आराम से मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली अगर प्ले करनी है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ करनी है, 226 यानी दिन के लो का स्टॉप लॉस रखे और इस रैली में पार्टिसिपेट करे। स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा 238। वैसे शो समेटने का समय आ रहा है, लेकिन सचिन के पास एक फ्रेश कॉल है, तो चलिए पहले वो ले लेते हैं। सचिन, क्यों अनुज जी, मुझे लग रहा है जैसे हमने मारुति कल एक प्रीवियस डे स्विंग हाई के ऊपर पकड़ा था, यहाँ पर वापस हीरो मोटोकॉर्प में वैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल फ्लोज रहे इस पर्टिकुलर काउंटर में, मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है। सो 3240 3270 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। एंड जिस तरीके से अभी इसने एक इंट्राडे स्विंग बनाया है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्विंग लो बेस फॉर्मेशन है। 3105 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग्स चेस करने चाहिए। इमीडिएटली मुझे लग रहा है अच्छी मोमेंटम यहाँ पर नजर आना चाहिए। एंड 3240 के आसपास मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक रिव्यू करना है। मैं सोच ही रहा था कि सचिन ने अब तक हीरो मोटो पे कॉल नहीं दी। 2 दिन से लगातार हीरो मोटो पे सचिन ने कॉल दी थी, दोनों दिन उनके सारे टारगेट्स मीट हुए थे। अब वैसे लोअर लेवल से अच्छा घुमा हीरो मोटोकॉर्प, और ये अगेन देखिए, जो हमारी सुबह बात हुई थी कि अगर आप एक पैकिंग ऑर्डर बनाएंगे अब इस समय, तो इसमें सबसे ऊपर हीरो मोटोकॉर्प आएगा। ये अब एक बाय ऑन डिप्स का स्टॉक रहने वाला है, और अब इस समय डे हाई पर ये स्टॉक अच्छा मूव यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में
क्लियरली यहाँ पर फंड्स अब बाय कर रहे हैं और अच्छे मोमेंटम यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, फिर इस पॉइंट पर एक ब्रेक लेंगे, इस शो को इनफैक्ट समेटेंगे। यहाँ पर हमारे पैनल को लेकर आते हैं सचिन जी, गाबा सर और आशीष बहेती जी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें। रोहन जी और अमित जी, राजेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स के साथ। सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरीके से डिमांड और वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस के इंपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, उनको इसका काफी फायदा हो सकता है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। की टीम आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल में बैंक और आईटी इन सब पे खास ध्यान रखना चाहिए, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। पावर स्टॉक्स अच्छा पावरफुल प्रदर्शन दिखाई दे, तीनों स्टॉक्स को अच्छी खबरों के चलते ग्रीन रखा। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के सौजन्य से, और आज हमारे साथ पैनल में पिछले शो से आशीष बहेती, प्रकाश गाबा और सचिदानंद उत्तेकर कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा निर्मल बांग के विकास सालुंके को भी हम जोड़ेंगे हमारे साथ। 10:05 पर बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़ेंगे केआर चोकसी होल्डिंग्स के देवेंद्र चोकसी। ये सब लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में शो पर, लेकिन उससे पहले जरा मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट नाउ एट डेज हाई, निफ्टी अब 19,425 पर। ध्यान रखिएगा 19,451 अगर क्रॉस हुआ तो एक बड़ी कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। 19,373 आज का लो, तो उस जोन को एकदम रिस्पेक्ट करता हुआ जो हमारी आज मॉर्निंग कमेंट्री थी उस हिसाब से एग्जैक्टली उस लो को प्रोटेक्ट करते हुए, और वो एक्यूमुलेशन जोन था 19,350 के करीब, और बाय जोन था जो SGX जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था। हायर लेवल पर पहला रेजिस्टेंस आएगा आपका 19,434 से 19,450 पर। उस जोन में अब हम बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अब ग्रीन में आ रहा है, और आज जो क्लियरली स्टॉक्स फोकस में रहे हैं उनमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब IOC, HPCL, BPCL तीनों डे हाई पर, शानदार मूव्स यहाँ पर। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प में अभी एक शानदार मूव की शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय 3200 क्रॉस करता हुआ हीरो मोटोकॉर्प, ये एक इंटरेस्टिंग मूव रहा है। और उसके अलावा आज मूव्स रहे हैं आपके बंधन बैंक में, डिक्सन टेक, एक्साइड, काफ़ी स्टॉक्स, रिलायंस ने आज काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया। लेकिन आज की थीम वंस अगेन ब्रॉडर मार्केट। कल की बड़ी रैली के बाद आज फिर मिड कैप इंडेक्स शानदार आउट परफॉर्मेंस के साथ वीरू, और 2.5:1 की एडवांस डिक्लाइन, मतलब आज स्टॉक ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी खासी फील्ड है। और मार्केट को ग्लोबल क्यूज से आजकल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल मार्केट जैसे कहते हैं ना, चाइना, एशिया, US कुछ भी करें, हमारी मार्केट अपनी एक अलग ट्रेजेक्ट्री में। जी हाँ, सबसे अछूते हम। और IOC, HPCL दोनों आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर। IOC एट 99 इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर, HPCL आपकी स्क्रीन पे 300 इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर। आज स्पॉटलाइट में जिक्र किया गया था इन स्टॉक्स का। हीरो भी आज अनुज से संबंधित है। अनुज, आपसे संबंधित मान के चलता हूं मैं। नहीं, हीरो उसके बाद आज रियल स्टेट में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। हाँ नहीं, हीरो हमने मेंशन किया था वीरू सुबह। आज हमने सुबह एक्चुअली बिग स्टॉक्स में ना, हमने आज सिर्फ सेक्टर एनालाइज किया था हमने पूरा का पूरा। उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों अभी भी हीरो मोटोकॉर्प जो है वो टॉप ऑफ द रेडार पर रहने वाला है, वो पैकिंग ऑर्डर में रहने वाला है फंड मैनेजर्स के। जी आपकी स्क्रीन पे। और उसके बाद देखिए आप क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। और रिलायंस इटसेल्फ याद रखिएगा विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडेक्स एट 2636। याद रखिएगा ये अपनी वो 4 जुलाई की कैंडल के बाइसेक्ट के हाई को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। दैट्स गुड। याद रखिएगा मैं टिप्पणी जो कर रहा हूँ वो इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूँ। कोई भी अगर आप इसमें व्यू ले पा रहे हो तो आई थिंक एक स्टैंडर्ड स्कीम आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मात्र इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से मैं ये बातचीत कर रहा था। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स प्रिक करना शुरू करते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव से। हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं विकास। गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। विकास, आपका इस वक्त इंडिसेस पे व्यू और आपका 2 कन्विक्शन ट्रेड का व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जान जी। देखो मार्केट में हमने देखा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवाइज मोमेंटम देखने मिला, एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिला। हालांकि इंडेक्स में 19,500 नेक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो उसके आसपास मुझे लगता है वापस इंडेक्स एक बार रीटेस्ट करने जा सकता है 19,500 का। तो थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे जो मोमेंटम देखने मिल रहा है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अच्छा मिड कैप काउंटर में भी अच्छा मूव देखने मिल रहा है।
कल जैसे क्लोजिंग लेवल में हमने सीजी पावर और कैन बैंक रिकमेंड किया था, वैसे मुझे आज भी वही पैटर्न में टाटा पावर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाटा पावर में आते हुए देखने मिल रहा है। 225 का ब्रेकआउट था, अभी उस ब्रेकआउट के ऊपर इंट्राडे में एक अच्छा सस्टेन भी करते हुए देखने मिल रहा है। तो टाटा पावर मेरा फर्स्ट बाय कॉल रहेगा, जिसका टारगेट ऊपर में 238 का रहेगा और स्टॉप लॉस 224 का रहेगा। दूसरा रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में एक ब्रेकआउट देखने मिला था, हालांकि 2 दिन से उस ब्रेकआउट पॉइंट पे वो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था, लेकिन आज फर्स्ट 20 मिनट्स में ही उसने उस ब्रेकआउट को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कोटक बैंक सेकेंड रहेगा। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1930 1940 के आसपास के टारगेट कोटक बैंक में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट देखने मिल रहा है वो 1840 का है। तो 1840 के सपोर्ट से यहाँ पे कोटक बैंक को बाय करना है, जो 1940 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है इंटैक्ट करते हुए देखने मिलेगा। और टाटा पावर मुझे लगता है कि 238 के आसपास के टारगेट वहां तक एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। तो दोनों भी इंडेक्स, दोनों भी काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रहा है और दोनों में भी सेम ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे नोटिस किए डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम इन दोनों काउंटर में आते हुए देखने मिल सकता है। बिल्कुल, कोटक महिंद्रा बैंक मेरी नज़र बार बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर जा रही है। एक बजरा फिर से लेकर आइए तीनों स्टॉक्स, अच्छे मोमेंटम यहाँ पर इस समय HPBP IOC में आज का स्पेस ऑफ द डे। चलिए अब गाबा सर, आपकी फ्रेश कॉल्स इस समय की? मुझे अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है। मुझे ट्रेड कर रहा है 5180, थोड़ा सा लंबा नजरिया होना चाहिए। मेरे ख्याल से 5300 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 5100। तो अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए 1, 2 या 3 दिन के पर्सपेक्टिव से। दूसरा जो पसंद है वो है हैवेल्स इंडिया। बहुत ही बढ़िया बेस बना है, लवली बेस। ब्रेकआउट मिला है 1300 के आसपास, बस 1290 का स्टॉप लगा कर चले तो मुझे लगता है ये 1360 तक जा सकता है। 1350 1360 जोन्स हैवेल्स इंडिया। सचिन, बहुत सही समय पर आपने वो हीरो का ब्रेकआउट पकड़ा 3200 क्रॉस करता हुआ। आपकी अब फ्रेश ट्रेड्स क्या होंगे इस समय के? अनुज जी, आई थिंक ऑलमोस्ट जितने मैंने स्टॉक्स निकाले थे दोनों पैनलिस्ट ने कवर कर दिए। इनफैक्ट केबल्स भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। अपोलो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एक ट्रेड ऑनगोइंग है एंड मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा फार्मा सेक्टर पे ही देना चाहिए। लाल पैथलैब्स ऑलरेडी हमने कवर किया है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर सन फार्मा में भी जो एक कंसोलिडेशन हो रहा है वो थोड़ा सा हेल्दी है। एंड जिस तरीके से लगभग इसने अपना 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल मेंटेन रखी है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा एक्सपेंशन यहाँ पर भी नजर आना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है एक छोटा सा हर्डल है 1060 के आसपास का। अगर ये पार हो जाता है तो लगभग अराउंड 1085 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर सन फार्मा में खरीदारी करने की सलाह होगी 1045 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड फ्रेश मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है वापस, जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है वहां पर मुझे लग रहा है प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक का कल का डेटा काफी शानदार था। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है अभी तक तो जिस तरीके से डेटा है फॉलो थ्रू एक्शन काफी शानदार है। तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग कमिटमेंट्स यहाँ पर किए जा सकते हैं ICICI बैंक के फ्यूचर्स में। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अगर ये मूव अच्छी तरह अनलॉक हो जाती है तो 978 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है ICICI बैंक में एंड सन फार्मा के फ्यूचर्स में। ओके, सन फार्मा वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग और आपकी स्क्रीन पे डे हाई के क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। और ये जो इस दौर की मतलब पिछले 5-7 सेशन की जो कैंडल है हाईएस्ट, उसका जोन है करीब करीब 1052-53। लेट्स सी क्या करता है। ICICI बैंक आपने अपनी कॉल में शुमार किया, दैट्स गुड, लेकिन इसका एक एडवांटेज जो निफ्टी बैंक को मिलना चाहिए था वो अब तक फॉर द टाइमिंग नहीं मिल पाया है, जस्ट बिकॉज HDFC बैंक डिसाइसिवली बैकफुट पे 1664। बट मैं यहाँ पे HDFC बैंक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट है। HDFC बैंक में मूव आया था 16 जून से। 16 जून का लो एग्जैक्टली 1590 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट पे 200 डे ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद इसने 3 जुलाई को हाई क्रिएट किया 1759। उस रिट्रेसमेंट के बाद अगर स्टॉक अपने 20 डेमा को छूने जा रहा है तो 20 डेमा परसिस्ट करता है 1659 पे। आशीष बहती जी, HDFC के लिए ये 1660 1659 कितना महत्वपूर्ण होगा, इस पे टिप्पणी और आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है HDFC का, थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिल रही है। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास आ रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा सा 20 डेमा के पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो 1655 जो लेवल है वहां पे अगर स्टॉक मिलता है तो जरूर एक पोजीशन बनाने की सलाह है।
बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1640, मुझे लगता है कि उस लेवल से वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि 1700 तक के लेवल्स इसमें दिखा सकता है। मेरी जो अभी के दो स्टॉक्स रहेंगे उसमें पहला रहेगा मदरसन। कल का एक बहुत अच्छा मूव, ब्रेकआउट मूव के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें बहुत अच्छी दिखने मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी स्टॉक तैयार है 95 के फर्स्ट टारगेट को अचीव करने के लिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 90 रुपीज का, और इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो सिंजीन का, इसमें भी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने मिला है सिंजीन में, लगता है कि ये 780 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 755 का स्टॉप लॉस एक मेंटेन करे। मार्केट 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 एक बार जरा मार्केट लेकर आइए फिर से, और क्या शानदार आज मार्केट ने फिर आपको ब्यूटीफुल सेटअप से रिवॉर्ड किया, और लोअर लेवल से बाइंग, और अब 19,440। ध्यान रखिए अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 19,451 तक का जोन है जो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का जोन है, लेकिन अगर 19,451 क्रॉस होगा तो फिर वो जो 19,400 19,450 का कॉल राइटर है वो ट्रबल में आएगा। हालांकि 19,500 के कॉल राइटर को ट्रबल में आने में अभी भी टाइम है, लेकिन अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय मार्केट में बन रहे हैं। और एक बार आज रिलायंस का तड़का है मार्केट में, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। आज तो खैर ये पूरी की पूरी कमान जो संभाली मार्केट की वो संभाली रिलायंस ने। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी पर ये बाय द वे नया शिखर, और रिलायंस 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 45 पॉइंट में से सिर्फ रिलायंस की वजह से आ रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। और मिड कैप मार्केट देखिए, मिड कैप मार्केट में शानदार मोमेंटम इस समय। सचिन, रिलायंस पर आपके टारगेट सारे मीट हुए थे, हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन ये क्या बड़ी तेजी के लिए तैयारी कर रहा है? मैं डे ट्रेड के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पोजिशनल। जी अनुज जी, इनफैक्ट पोजिशनली तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये ट्रेंड ओवरऑल इवॉल्व हो रही है, अगर हम इसका थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर देखें 2021 से, तो लगभग अराउंड 2800 से लेके 2300 के रेंज में ये ऑस्किलेट कर रहा था। एंड जिस तरीके से इसने ये रिबाउंड दिया है, अपने मिड पॉइंट्स को के आसपास वापस एक बेस बनाया है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा चांस है कि 2800 के आसपास के स्विंग्स भी इस लगभग अगस्त के पहले मुझे लग रहा है मीट हो जाने चाहिए। तो वीकली चार्ट्स तो काफी स्ट्रांग है, एंड डेली चार्ट्स पे भी जिस तरीके से वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है कैंडलस्टिक्स में, काफी रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसे हम राइजिंग ट्री फॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये वापस एग्जिबिट ही कर रहा है कि जो ट्रेंड बरकरार है वो ट्रेंड में काफी स्ट्रेंथ है। एंड कन्विक्शन काफी हाई हो रहा है, क्योंकि 2600 के आसपास अभी लग रहा है कि ये फ्लोर शिफ्ट हो रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा और एक्सटेंशन 2660 पर 60 तक आ जाना चाहिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2800 के टारगेट के लिए अभी भी लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ से काफी नीट एंड क्लीन है 2580 का, सो जरूर अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करने की सलाह होगी रिलायंस से। ओके, अच्छा एक और ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार जरा चार्ट लेकर आइए आप पिडिलाइट का। पिडिलाइट ने लगातार अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन बन रहा है पिडिलाइट। एक बार उसका चार्ट देख लेते हैं। हाँ, पिडिलाइट इस समय यहाँ पर कोई व्यू होगा क्या गाबा सर? बहुत बढ़िया चार्ट है, बिल्कुल 3 दिन से एक अपमूव मिला है, ट्रेड कर रहा है 2635 पर पिडिलाइट, स्टॉप होगा 2620। ये लगता है 2670 2680 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। ब्यूटीफुल ट्रेड पिडिलाइट। पिडिलाइट आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पे। उसके बाद जरा एक बार आप पीएफसी लेके आइए। पीएफसी आरईसी का क्या है इस वक्त रुझान? पीएफसी आपके स्क्रीन पे 225। एक जरा सा आउटलुक लेते हैं इस पे। पीएफसी पे सचिन क्या व्यू होगा? इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, आपको रीसेंट प्राइस को रीड करके ही ऊपर के प्रोजेक्शंस निकालने पड़ेंगे, बट फाइनली लग रहा है कि वो जो छोटी सी एक राइजिंग चैनल परसिस्ट कर रही है पिछले 5 सेशन में, उससे भी इजेक्ट करने की तैयारी करता हुआ, आपका व्यू क्या है इस पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अगर ऑप्शन क्लस्टर देखें तो 230 के आसपास थोड़ा सा एक हर्डल नजर आ रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से ये फ्लोर शिफ्ट हो रहे हैं, लगातार अपने हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस को इसने मेंटेन किया, एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 160 से लेके 230 तक की जो रैली हुई है उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ में कहीं पर भी डाइवर्जेंस नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेंड है ये बरकरार ही रहनी चाहिए। एंड प्रीवियस डे स्विंग लो को मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस के नजरिए से देखना चाहिए, तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। 230 का जैसे ही हर्डल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में वापस एक फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। वीकनेस कहीं पर भी नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहिए, एंड ब्रेकआउट हो जाता है तो मोमेंटम पे और पोजीशंस
ऐड करने की सलाह होगी। ओके चलिए अब काम करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ केआर चोकसी होल्डिंग्स के देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज मार्केट इस समय एकदम वन वे रैली में, और इस मार्केट में अब आपका व्यू क्या होगा? आप क्या रिटेल इन्वेस्टर्स जिसने इस पूरी रैली को अच्छे से अप्रोच किया, डरा नहीं करेक्शन में, डरा नहीं एफआई की सेलिंग से, एसआईपी नहीं तोड़े, लगातार बाइंग कंटिन्यू की, और पहली बार शायद हमारी हिस्ट्री में रहा होगा कि एक रिटेल ने पूरी रैली में पार्टिसिपेट किया है। अब आपका व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक बहुत अच्छी मैच्योरिटी के साथ रिटेल इन्वेस्टर आज की तारीख में मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपने जो सही बताया कि फरवरी और मार्च मंथ के अंदर जो फंड्स विड्रॉ हो रहे थे उस समय के अंदर हमारे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बरकरार रहा, और एट द सेम टाइम जब भी अप्रैल और मई महीने के अंदर मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी रैली आई पर्टिकुलरली मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, और इवन पार्टली इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो, तो ये जो रैली है उसके अंदर मिड कैप इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक भी किया है। आई थिंक एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी का कारण है कि आप नीचे के टाइम के अंदर मार्केट में डगे नहीं हो, लिए भी माल परचेज भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया है, और जब भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करने का अवसर आया तो आपने प्रॉफिट भी बुक किया है। और यही कॉन्फिडेंस के साथ में आज की तारीख में देख रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर दे आर बाइंग इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, कि जहाँ पे लास्ट 2-3 महीने के अंदर इतना मार्केट के अंदर वो लार्ज कैप कंपनीज का जो पार्टिसिपेशन नहीं था, I think retail investor has now started participating also into the large cap companies. Maybe I think some of the companies are news driven, some of the companies are suggesting fundamental prospects, I think which are far better than before. तो वो हिसाब से I think इन्वेस्टमेंट का दौर चालू है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स पुट टुगेदर, I think the larger preference would be onto the bigger companies, at least to begin with. क्योंकि आई थिंक यहाँ तक मैं देख रहा हूँ आई थिंक सो द बिगर कंपनीज आर शोइंग द साइंस ऑफ अ मच बिगर पिक्चर एज फार एज देयर प्रॉफिट्स आर कंसर्न इन करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर, बी इट हिंदुस्तान लीवर, बी इट रिलायंस, बी इट आई थिंक इवन एचडीएफसी बैंक कंबाइंड, सिमिलर सच काइंड ऑफ बिजनेस के जहाँ पे आई थिंक आगे का दौर जो है वो प्रॉफिट का ग्रोथ का दौर बहुत सुरक्षित और बहुत बड़ा दिख रहा है। तो आई थिंक दैट इज वेयर द पार्टिसिपेशन इज कमिंग इन अ बिग वे। देवेन जी आपने बात की एचडीएफसी बैंक की, ये जो रीसेंट मूव आया एचडीएफसी बैंक का, कंबाइंड एंटिटी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि वो एक कंबाइंड लेवरेज का इम्पैक्ट आएगा एचडीएफसी बैंक में, और जब ये सिंगल एंटिटी एज बैंक ट्रेड करेगी तो क्या ये यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है? Yes, I think these are some of the once in a lifetime opportunity, Anuj. जो हिसाब से एचडीएफसी बैंक कंबाइंड होके उनकी जो साइज है बैंक की वो साइज बढ़ रही है। आई थिंक द कंबाइंड AUM ऑफ अराउंड 20 to 23 लाख करोड़ इन करंट ईयर, रीचिंग अप टू 45-50 लाख करोड़ एट द रेट ऑफ 20% ग्रोथ in next 4.5 years. I think he's suggesting that I think this bank will probably go miles before I think it starts giving a moderate growth. तो उसका एक रीजन ऐसे भी बनता है कि इकोनॉमी के साथ में कारोबार जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 3-4 साल के अंदर $5 ट्रिलियन के आगे जा रही है, और एट द सेम टाइम 2035 के अंदर करीबन 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। तो ये जो दायरा है उसके अंदर आई थिंक सम ऑफ द लार्जर बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक कंबाइंड और इवन एसबीआई, जिनकी AUM की साइज बड़ी है, उनके लिए आई थिंक कारोबार अच्छी तरह से सुरक्षित दिख रहा है। Plus, these banks have proven management. They are prudent in their exposure in their lending, and at the same time, they're using technology better than what they have been using up till now. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक समय के साथ में ये बैंक के अंदर आई थिंक अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए। आई एम पर्टिकुलरली बुलिश अबाउट इट। आई एम केयरफुल एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इमीडिएट headwinds I think that they may face because of the capital structure. So थोड़ा उसके अंदर शायद एक थोड़ा headwind आ सकता है, but otherwise this is remaining absolutely convincing story from the long term investment point of view. देवेन जी, कॉलेज में कौन सी बाइक आपको सबसे ज्यादा पसंद थी, बताएंगे जरा? मैं एक टॉपिक पे आने वाला हूँ। सबसे पसंदीदा बाइक कौन सी थी आपकी उस वक्त? मैंने इतनी बाइक यूज नहीं की है, बट आई थिंक जब भी मुझे फर्स्ट टाइम लाइसेंस मिला कॉलेज के बाद, कॉलेज में एंटर होने के बाद में, तभी वो समय के अंदर बजाज की कावासाकी थी और एक टीवीएस सुजुकी की बाइक हुआ करती थी।
तो वो बाइक दोनों मैंने ओन की है, हाँ। बट बहुत कम समय के लिए मैंने यूज की थी वो बाइक्स। हाँ। ओके, अच्छा, अब एक होता है ना, एक ड्रीम को फुलफिल करना। आपको मतलब ग्लोबली सबसे जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स थे, आई मीन हार्ले डेविडसन, अब 2.25 लाख की रेंज में जब लॉन्च हो रही है भारत में, ये डिफरेंट थीम है ऑल टुगेदर, जो कि शायद भारत में कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आई मीन अब इसके मायने हीरो मोटोकॉर्प के लिए, बजाज ऑटो के लिए है क्या? कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों लॉन्चेस को? इनफैक्ट आई थिंक मैं हमेशा एक चीज का बिलीव करता हूँ कि बजाज ऑटो ने जो हिसाब से 2006, 7, 8 के अंदर एक अप्रोच लिया था कि दे विल नॉट बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 100cc motorcycles and they'll be concentrating on the power motorcycles, which is 125cc and subsequently 150cc motorcycles. And thereafter subsequently KTM आने के बाद उनके पास 200cc motorcycles and even 400cc motorcycles are also there in the portfolio. तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे रोड बनते गए, जैसे जैसे इंडिविजुअल के हाथ में स्पेंडिंग पावर बढ़ता गया, जैसे बैंक के रेट कम होते गए, तो शायद ये एक चीज संकेत दे रही थी कि आई थिंक द पावरफुल बाइक्स आर देयर टू गिव द लार्जर ग्रोथ टू द कंपनीज। ये बाइक वॉल्यूम के साथ में नहीं ग्रोथ है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूज के साथ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ है एज फार एज बैलेंस शीट्स आर कंसर्न। So that is what also we have seen in case of Bajaj. For 15 years, I think they have been demonstrating sustainable higher margins in this particular bikes. अभी ये समय जो आ रहा है, हार्ले डेविडसन का आ रहा है या ट्रायम्फ का आ रहा है या हक्सवाना बजाज की जो बाइक लॉन्च हो रही है, पहले केटीएम हुई थी, ये सब जो बाइक है, दिस आर बेसिकली आई थिंक पोजिशनिंग देमसेल्फ इनटू मच लार्जर ब्रैकेट्स। वहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा, बट एट द सेम टाइम दे विल बी हाई वैल्यू and they'll be highly profitable vehicles. I would remain particularly very bullish about the strategy of Bajaj because at the far end they are having Husqvarna, then they would have Triumph, and then they are having KTMs, and then the Pulsars and the Discovers. So जो मार्केट को जो कैटेगरी चाहिए, 4 या 5 कैटेगरी, इस सब कैटेगरी के अंदर Bajaj is remaining present and with a good amount of clarity. I would remain relatively more bullish about the prospects of Bajaj Auto at this point of time. ओके, मतलब बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखें, क्लियर थॉट्स से आपके बजाज ऑटो पे आप सुपर बुलिश हैं, उनकी स्ट्रेटजीज और आई थिंक उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस से। देवेंद्र जी, कल लोरा डेवलपर्स ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, वो स्ट्रॉन्ग भी था, और आज आप देखिए रियल स्टेट पे ऑलमोस्ट डेकेड हाइट पे ट्रेड कर रहा है। डेकेड क्या मतलब, लगभग 12-15 साल के हाईएस्ट रेट पे रेंज पे ट्रेड कर रहा है। लोग डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सब में काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग है। अभी आप रियल स्टेट स्पेस पे क्या अप्रोच रख रहे हैं? कोई स्टॉक जो मार्क कर पाए आप, या फिर रियल स्टेट एंसिलरी या फिर एचएफसीज में? तो आई थिंक रियल एस्टेट की जो तेजी है, वो तेजी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल की नहीं है। मैं जो हिसाब से देख रहा हूँ, ये तेजी मुझे लगभग अगले 5 साल तक क्लैरिटी मिल रही है। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देखें, आई थिंक द मेट्रो सिटीज देखें, बियॉन्ड मेट्रो सिटीज हम लोग देखते हैं, एवरीवेयर आई थिंक द न्यू कंस्ट्रक्शंस आर कमिंग अप। People are shifting from the smaller houses to the mid-size houses to the larger houses. ये ट्रांजिशन प्रोसेस भी चालू है। मेट्रोस के अंदर आई थिंक द प्रीमियम हाउसिंग की तरफ ट्रेंड चालू है। मेट्रोस के बाहर जाते हैं तो आई थिंक लार्जर हाउसेस के ऊपर ट्रेंड है। उससे नीचे जाते हैं तो मिड साइज हाउसिंग के ऊपर ट्रेंड है। एंड आई थिंक ओवरऑल द अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड ओवरऑल आप पूरी कंट्री के अंदर हम देख रहे हैं। तो इन ईच ऑफ दी सेगमेंट्स आई थिंक द रियल एस्टेट स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से डिमांड जो है बरकरार है। फॉर्चुनेटली जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है, उसके अंदर से कारोबार जुड़ा हुआ है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास लैंडिंग करने की क्षमता अभी बढ़ती जा रही है। जैसे थोड़े टाइम पहले हमने एचडीएफसी बैंक की बात की। मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ लैंडिंग एबिलिटी ऑफ दिस बैंक्स एंड बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट का कारोबार आगे के समय के अंदर सुरक्षित रहेगा। शायद क्वार्टरली बेसिस के ऊपर थोड़े अप्स एंड डाउन स्विंग मिल सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ में उनका सेल्स जुड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मोर स्टेडियर ग्रोथ विल बी अवेलेबल फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऐसा मेरा मानना है। एंड सिलेक्टिवली सम ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल सप्लाइंग कंपनीज, इसके लिए भी आई थिंक एक थोड़ा समय अच्छा रह सकता है। बट यू वुड रिमेन वेरी बुलिश अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन जनरल। ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यहाँ पर अच्छे मूव्स। अच्छा, अब एक बार जरा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया में पिछले 2-3 दिन से थोड़ा ट्रैक्शन है, हालांकि पेनी स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। देवन, मिड कैप आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे इस समय? तो अनुज, आई थिंक सम ऑफ द कंपनीज बिजनेसेस व्हिच वी लाइक आई थिंक आर L&T Technologies,
Cyient Technology, Tata Elxsi, and KPIT. Each of these companies which I spelled out, I think each of these companies have some niche play to offer in respective segment of the business. और fortunately because of the niche offering that they are having, उनके जो कस्टमर सेगमेंट है वो उनके साथ में काफी हद तक अच्छे तरह से जुड़े हैं, and they are giving you them the repeat businesses. Fortunately, because of the niche offering that they are having, they are not facing extremely high amount of competition for winning the contracts. And as a result of which, I think they are getting a sustainable flow of larger contracts, I think, to them on a systematic basis. मैं ऐसा समझता हूँ कि some of these companies which we are tracking, where we are relatively higher conviction, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि करीबन 25 से 30%, इवन सम केसेस 35% का रेवेन्यू ग्रोथ हम देख रहे हैं because of the contracts that they have signed. So we will remain particularly bullish about them. However, in the near term, some of these companies have actually achieved their price target. As a result of which, I think they may struggle to score higher amount of price, I think, as far as the market is concerned. But their profit and the ability to generate higher profits in next 3 to 5 years would remain extremely high, and that is where we are convinced. Maybe I think corrective market के अंदर कभी opportunity मिलती है, जैसे लास्ट फरवरी और मार्च में मिली थी, अभी 4 महीने पहले वो अपॉर्चुनिटी शायद हमें मिलती है, तो इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर some of these companies would remain really an attractive proposition to buy in the portfolio. अच्छा देवेंद्र भाई, लास्ट प्रश्न पूछूंगा पे। आई मीन फार्मा तो खैर डे हाई पर है, इस दौर के हाई पे है, अप्रैल मई जून में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, बट सुपर वेल्थ क्रिएटर रहे या फिर हायर लेवल्स पे सस्टेन रहे सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स, लुक एट अपोलो क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, मैक्स, फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, और इसमें से आपका टॉप स्टॉक कौन सा होगा? और एक और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक फिर मूव आ रहा है। अभी 4-5 रोज पहले हमारे डॉक्टर लाल पैथलैब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जो अब नॉन कोविड रेवेन्यूज हैं वो थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, टेस्ट पर क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग भले कैसी हो। आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल स्टॉक और प्रेफर्ड डायग्नोस्टिक स्टॉक कौन सा होगा इस वक्त? तो हमने हॉस्पिटल और डायग्नोसिस से वो काफी नजदीक से स्टडी किया है, और we find a good amount of prospects in them. But I think ऐसा एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि hospital stocks, they have, I think, a typical character of higher amount of capital infusion requirement from time to time for expansion of the bed capacities. And as a result of which, I think the number of beds that they have to increase from time to time, that is basically, I think, resulting into the cash flows getting deployed for further expansion, which is not bad. But at the same time, as an investor, I think आपको जो free cash flow का invest advantage जितना मिलना चाहिए, तो advantage ये business के अंदर शायद आपको नहीं मिल सकता है. So as a preference, we go towards those businesses where I think the companies are expanding, but at the same time they are generating free cash flows. So as an investor, I think we get the higher amount of return in our portfolio. So maybe I think our preference stays with more API companies which are having CRAMS business. Within the basket of pharmaceuticals and the healthcare, we find, I think, this particular proposition more appealing than merely the hospital stocks or the diagnosis stock. ये stocks शायद कभी valuation से कम होते हैं, तो definitely buying की opportunity अच्छी बनती है to trade at the lower valuation. But otherwise, for sustained growth, we find ourselves more comfortable with the companies which I have mentioned in API as well as in CRAMS business. ओके, चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वीरू और मुझे भी दीजिए इजाज़त। और निफ्टी एट डेज हाई देखिए 19,460। एक आज उसमें हमारी ट्रेड थी, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और पहले डिप पर या पहले ओपन पर बाय करिए। और अब हम 19,460 के ऊपर, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है मूव। 19,500 की तैयारी अब आप कर लीजिए, 40 पॉइंट ही रह गए हैं वैसे, आज आ जाना चाहिए 19,500। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी 45,180 इस समय। सुमित के पास चलते हैं अगले शो के लिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। तो 19,500 फ्यूचर में तो हो ही क्या, 19,500 के ऊपर तो भी कामकाज कर रहा है, कैश में भी लग रहा है कि 19,500 आज पार हो जाना चाहिए। और लोअर लेवल से ऑटो में बढ़िया रिकवरी, जो आज हीरो मोटोकॉर्प ने लीड किया, फिर से बजाज ऑटोमोबाइल्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आ गया है। आइशर लगातार तीसरा दिन 10%, 11% वाइप आउट हो चुका है आइशर पिछले 3 सत्रों में। देखते हैं आगे कैसे कामकाज होता है। और इस नए ऑल टाइम हाइस पर आपके अगर कोई सवाल है तो उस पर हम बातचीत करेंगे। सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। Do you know
में आज हम बातचीत करने वाले हैं व्हर्लपूल ऑफ इंडिया की। दरअसल ये व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, जिसको आप जानते हैं, ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल जाइंट है, अमेरिकन कंपनी है, जिसकी इंडिया में एक आर्म लिस्टेड है। तो इसकी शुरुआत पहले तो व्हर्लपूल इसके पेरेंट्स के साथ ही करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 112 साल पहले बेंटन हार्बर मिशिगन में होते हुए दिखाई पड़ी थी, जबकि लुई ऑप्टन और उनके अंकल इमोरी ऑप्टन ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। और शुरुआती कारोबार में तो ये कंपनी अलग अलग बिजनेसेस के अंदर भी गई थी, बहुत सारे बाजार में लगातार 7वें दिन जोश में निफ्टी ने बनाया नया शिखर, सेंसेक्स भी 65,500 के पार। ऑयल एंड गैस, रियल्टी सेक्टर से बाजारों को सपोर्ट, दोनों इंडेक्स 1.5 से 2% तक ऊपर। रिलायंस में 2.5% से ज्यादा की तेजी। शोभा, डीएलएफ, माइक्रोटेक डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.5 से 2.5% तक का उछाल। पहली तिमाही के बेहतर अपडेट से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% तक चढ़ा। टाटा एएमसी के हिस्सेदारी बढ़ाने के फैसले से डीसीबी बैंक में भी करीब 6% की तेजी। और एक साथ बुलेट की कई कंपटीटर पैदा होने से आज भी करीब 3% टूटा आइशर मोटर्स, एक हफ्ते में 10% की गिरावट। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी और रिकवरी के बाद नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडिसेस कामकाज करते हुए 19,460 ये मौजूदा स्तर है और यही रिकॉर्ड स्तर है जो कि भारतीय बाजार इस पर अभी कामकाज कर रहे हैं। इंडेक्स में अच्छा पुल बैक है, निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से कुछ हद तक पुल बैक है, लेकिन फ्लैट टोन पे वहां पे कामकाज हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां फायरवर्क नहीं, लेकिन 45 से 54 का स्तर वहां पर भी है। ब्रॉडर मार्केट्स में 2000 शेयर तेजी में है और करीब करीब 800 शेयरों में बिकवाली है। तो मिड कैप तेजी में DI के आसपास और 1900 करीब शेयर तेजी में है। एनएससी के 831 शेयरों में वहां पर बिकवाली का सत्र देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी, फ्रंटलाइन इंडेक्स में खरीदारी, एनएससी BSE दोनों के एडवांसेस ज्यादा बेहतर। एफएनओ में करीब 150 शेयर, 140 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है, 65 शेयरों में बिकवाली। और बैंक निफ्टी के 8 शेयरों में तेजी, करीब 4 शेयरों में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया तेजी के साथ नए ऑल टाइम हाइस पर। और आज नए मतलब जो पूरा सपोर्ट है वो हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे नाम जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। प्रेशर दूसरा दिन HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में भी देखने को मिल रहा है। सरवेन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे और सरवेन से हम बातचीत करेंगे। उनसे पहले एक बार आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आएगा जो कि है हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर हमारे से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमारे साथ सीधे सवाल भेज सकते हैं। सरवेन नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो आपका चंडीगढ़ का दौरा कैसा रहा, और आप जब तक बाहर थे तब तक पीछे से बाजार ने नया अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। नहीं बहुत बढ़िया था। हम तो काम के सिलसिलों में ही ट्रैवल करते रहते, तो काम के सिलसिलों में गए थे, बट आई थिंक बढ़िया शहर है, छोटा सुंदर शहर है और बहुत बढ़िया रहा वहाँ जो भी मुलाकातें रही। और यस, जो हम सोच रहे थे कि गया हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई अगर ये रेंज टूटना चाहिए और बाजार को नया अगर चलना था तो गया हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें वो ब्रेकआउट्स डेफिनेटली आ गए। और हमने जो दूसरी भी चीजें शोज पे बोली है वो कि भाई हमको ये लग रहा था कि अगर लीड करना है तो हैवी वेट्स में रिलायंस लीड करेगा और वही हो रहा है। तो आई थिंक जब तक अब रिलायंस चलता रहता है और रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम है, आई थिंक ऊपर के टारगेट्स आपके आते रहेंगे। बाजार भी हमने जैसे लास्ट शो में बोला कि क्योंकि ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, तो अब यहाँ से आपको पिछले कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है जहाँ पे आप देख सकें कि कहीं रेजिस्टेंसेस रहे या टारगेट्स कैसे निकलेंगे, तो आप प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि 400-500 पॉइंट की रेंज जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर में कहीं इसमें ऐड होनी चाहिए। तो थॉट यही था उस समय कि जब 19,000 का ब्रेकआउट हुआ कि भाई 19,500 19,600 के स्तर अब यहाँ पे आने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, पहले 19,400 पे अटका है, अब जैसे 19,400 19,430 आज निकाला है और मुझे लग रहा है कि बंद उसके ऊपर आएगा। तो आई थिंक ऊपर में 19,600 तक के दायरे भी खुल जाते हैं बाजार के लिए, 19,600 19,650 तक के भी दायरे खुलते हैं। और नीचे आप मान के चलेंगे कि 19,250 19,300 के आसपास अब बाजार को अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। तो जैसे लास्ट शो में बोला था कि भाई नेचर अब शिफ्ट हो रहा है और बाय ऑन डिक्लाइंस, और थोड़ा अलर्ट जरूर रहे, मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है नए लेवल्स पे, तो अलर्ट रहना जरूरी है, बट द बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और स्क्रीन पे थोड़ा अलर्ट रहे। ये दो चीजें मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलना चाहूंगा।
मैं समझ सकता हूँ सर्वेंद्र, आप नीरज जी को भी मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मेरे को नहीं नीरज जी को मिस कर रहे हैं, लेकिन आपसे मिलने की भी खुशी है, आप कभी कभी ही मिलते हैं। अच्छा, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों को लेकर भी, जिनके सवाल हमारे पास आने शुरू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे दर्शक मौजूद भी हैं। पहले दर्शक से बातचीत करते हैं। अरुण हमारे साथ मौजूद है मुंबई से चर्चा करने के लिए। अरुण जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर बोलो ना। सवाल क्या है सर आपका? हाँ सर, मैंने ना मदरसन सुमी लिया है 83 के भाव से, 45 शेयर्स मेरे पास है। ये खरीदारी तो कब, टारगेट क्या रहेगा 6 मंथ के लिए? ये आपने खरीदारी कब की थी लास्ट अरुण जी? कुछ 1 साल हो गया है। तो आपको डीमर्जर के शेयर भी मिले होंगे फिर तो? हाँ मिले डीमर्जर के। हाँ, तो आपके पास अब 2 शेयर होंगे, एक मदर, एक ही मिला, एक ही है मेरे पास खाली मदरसन सुमी। वो स्प्लिट हुआ है ना शेयर, कुछ बोनस दिया था मेरे को सर। अच्छा, तो उसके एक्स्ट्रा शेयर आपने क्या निकाल दिए, वो भी इसमें जोड़ लिया? नहीं, वैसा ही है। ओके। तो सर्वेंद्र, इनके पास प्री एडजस्टमेंट के शेयर हैं मदरसन सुमी के 83 रुपए के दाम पर। 45 का मौजूदा स्तर है, 90-91 चल रहा है। रिसेंट एक्विजिशन के बाद चला भी बढ़िया है। क्या करना चाहिए ना? आई थिंक ट्रेड में बने रहें, अच्छा ट्रेड है, और आई थिंक एडजस्टमेंट के भाव इनका बाद भाव अगर मिल जाता तो और भी अच्छा होता। तो आई थिंक वो और लेवल्स नीचे के होंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, क्योंकि उन्होंने 6 महीने का व्यू दिया है, मांगा है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कॉस्ट के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें। मुझे जो बेस्ट केस यहाँ ऊपर में दिख रहा है वो दिख रहा है कि 110 115 के टारगेट्स भी यहाँ पॉसिबल है। 3 से 6 महीने उसमें लग सकते हैं इनके दायरों में। और आई थिंक 115 120 एक अपसाइड कैप रहेगा मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-6 महीनों में। तो क्योंकि 6 महीने का ट्रेड है तो ऊपर में मुनाफा बांधने की भी तैयारी रखेंगे। और आई थिंक 115 के आसपास अगर आता है तो या तो राय ले लें, या तो थोड़ा वहां पे मुनाफा बांधने की भी उस समय कोशिश करें। फिलहाल कॉस्ट के ऊपर एक स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहें। आप बने रहें कॉस्ट के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेकर, और 115 के आसपास आए तो आप दोबारा एक बारी इस पर राय ले लीजिएगा अरुण जी, वो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। बातचीत करते हैं हमारे अगले दर्शक से। हमारे साथ टी बिनानी मौजूद हैं आजमगढ़ यूपी से बातचीत करने के लिए। बिनानी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बिनानी साहब। जी सर, मेरे पास विप्रो के शेयर्स हैं 5000 शेयर्स 410 के रेट से। बिनानी साहब, आपने रिसेंट बायबैक में कहीं टेंडर करने की कोशिश नहीं की थी इसमें? जी नहीं सर, एक्चुअली मैं उस समय नहीं कर पाया था। ये मैं होल्ड करना चाहता हूँ 1 साल के लिए। ओके, तो सर्वेंद्र, विप्रो के शेयर हैं इनके पास, खरीदारी से करीब 15 रुपए नीचे है और 5000 शेयर हैं। पूरा आईटी में सबसे बड़ा लैगार्ड सो फार अगर कोई अभी है तो वो विप्रो है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तेजी बहुत समय पर दिखा भी चुका है। क्या करें इसमें? ये देखिए, ऑलमोस्ट अब 1 साल होने को आ गया। मैं कहता तकरीबन 1-1.25 साल का करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अब मैं यही बोलूंगा कि अब इस लेवल से तो काफी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी ओवरसोल्ड है। सेक्टर की पिटाई भी जिस तरह से हुई और उसमें भी इसने अंडर परफॉर्म कर दिया। तो आई थिंक अब यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड कंडीशंस में स्टॉक है। ज्यादा अगर नया रैली नहीं चालू होता तो एटलीस्ट एक अच्छा उछाल मुझे लगता है यहाँ पे आ जाएगा, जो स्टॉक को तकरीबन मुझे लगता है कि 450 की तरफ लेके जाएगा। तो 350 360 के आसपास जो हमने पैनिक में लोज बनाया, आई थिंक वो उनको मद्देनजर रखते लगता है मुझे वहां पे एक कैप्चुलेशन हो गया है। और मुझे लगता है अब ग्रेजुअली स्टॉक उछालों में एटलीस्ट 450 टारगेट करेगा, और जब 450 460 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है 500 520 के स्तर भी आएंगे। तो ये पूरे क्रम में आई थिंक 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्होंने बोला रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 9-12 महीने प्लस का होराइजन है तो बने रहें। मुझे लगता है कि 450 फर्स्ट टारगेट एंड 520 नेक्स्ट टारगेट, और ट्रेड में बने रहना चाहिए। 450 520 दो टारगेट्स को आप याद रखिएगा, और बने रहने की राय आपको दी गई है विप्रो के संदर्भ में। आप सो फार होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरोज हैं जो कि धनबाद से मौजूद हैं। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सरोज मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सादा क्रॉप के 20 शेयर्स हैं 559 पे। ओके, और कितना समय आप इसे और दे सकते हैं मैम? 2 मंथ्स। 2 महीने। तो सर्वेंद्र, शारदा क्रॉपकेम करीब 560 इनकी खरीदारी के आसपास ही चल रहा है, 20 शेयर इनके पास है, क्या करना चाहिए ना? देखिए, होराइजन इनका इस तरह के स्टॉक्स में आई थिंक अगर है, और आई डोंट नो कितने दिन से होल्ड कर रही है, बट फिर ये 2 महीने का होराइजन, ये ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है, तो इसमें 2 महीने का व्यू निकालना थोड़ा मुश्किल भी होगा, थोड़ा इन द सेंस टेक्निकली प्रूडेंट नहीं होगा। मैं इनको 6 से 12 महीने का ही व्यू दूंगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से
सेटअप्स अच्छे हैं फिलहाल। पीछे का करेक्शन जो गया और उसमें उसने जो लो बनाया 525 के आसपास, आई थिंक वो एक की एरिया है इसके लिए। तो जब तक 525 के नीचे नहीं जाता है तब तक आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स यहाँ पे बुलिश हैं, तो ट्रेड में बने रहे। बट 524 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी लगा के रखें यहाँ पे, और स्टॉक को टाइम दें, 6 से 9 महीने दें। आई थिंक ठीक ठाक इनके पैसे बनने चाहिए यहाँ पे, 20-25% पॉसिबल अपसाइड्स यहाँ पे इनको 9 से 12 महीने में मिलनी चाहिए, एज लॉन्ग एज 524 का स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं और वो ट्रिगर नहीं होता है। तो 524 का एक स्टॉप लॉस लगाएं सरोज मैम और बने रहें। अगर वो ट्रिगर नहीं होता है तो इसमें तेजी और प्रिवेल कर सकती है जो सर्वेन को दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप बने रहें वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 524-25 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन रखिएगा। बातचीत कर लेते हैं और कुछ दर्शकों से भी। हमारे साथ अब जर्नैल सिंह साहब मौजूद है करनाल हरियाणा से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? बढ़िया सर, मेरी 2 क्वेरी है। एक तो BEL पर मेरे पास 2700 शेयर्स हैं, किस भाव पे? 126.2। ओके, और दूसरा? दूसरा सर ड्रीम फोक्स है मेरे पास 250 शेयर्स 560 की रेंज पे। ओके, और दोनों में समय क्या दे सकते हैं सिंह साहब आप? सर कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है, चलिए। तो सर्वेंद्र, एक तो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, करीब 126-27 पे खरीदारी है, 2700 शेयर है इनके पास। और दूसरा रीसेंट लिस्टिंग है ड्रीम फॉक्स, तो आपके पास शायद ज्यादा लंबे चार्ट्स ना हो इसके, तो लेकिन मूव बहुत एग्जॉर्बिटेंट आया, इनकी 550 की रेंज में खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में? देखिए BEL में तो अभी बड़ी इन्होंने ताजा ट्रेड लिया हुआ है, मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास ही है, तो मैं तो यहाँ इनको यही बोलूंगा कि फिलहाल ट्रेड में बने रहें, क्योंकि जब ट्रेड ले लिया है तो स्टॉक अच्छा है। आई थिंक फिलहाल मोमेंटम पकड़ा है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे हैं। जो इसके की हर्डल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है इसके लिए निकालना, सो एक 10-15 दिन इसको वॉच करें। आई थिंक 127-128 के लेवल्स अगर यहाँ पे जब निकल जाते हैं तो आई थिंक ज्यादा ट्रैक्शन और यहाँ पे बिल्डअप होगा, तब आपको वॉल्यूम मोमेंटम सब आता हुआ दिखेगा। तो 127-128 का ब्रेकआउट यहाँ पे जरूरी है, नेक्स्ट 10 दिन में आना चाहिए, ऐसा 10 आउट वर्किंग डेज में। तो आई थिंक 10 दिन तक यहाँ पे ध्यान रखें, और जब तक उसको वॉच कर रहे हैं आई थिंक उस समय एक स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग जरूर लगा के रखें 114 के नीचे, तो 114.40 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रखें और BEL में बने रहें। और जहां तक ड्रीम फोक्स की बात, जैसे आपने बोला डेटा थोड़ा कम है, तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म ही इनको सेटअप्स देख के बता पाऊंगा। थॉट यही रहेगा यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, नई लिस्टिंग है तो धीमे धीमे चार्ट्स डेवलप होंगे, बट इन द मीन टाइम आई थिंक इनको यहाँ पे एक 590 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, कॉस्ट के ऊपर 590 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस, और ट्रेड में बने रहे। तो 590 के नीचे का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर आप लगा के रखिए और बने रहें, ये आपको राय दी गई है ड्रीम फोक्स के संदर्भ में भी, और साथ साथ BEL में भी आप बने रह सकते हैं। हमारे साथ अब कुछ और दर्शक भी हैं, इसमें कृष्ण कुमार साहब मौजूद हैं, सीकर से, माफ कीजिएगा। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार कुमार साहब। सर जुलाई का सर फ्यूचर लिया हुआ है अपना बजाज ऑटो का सर, 4700 में सेल किया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए सर? किस भाव पे सेल है आपका? बजाज ऑटो सर किस भाव पे सेल है आपका? तो 27 जुलाई ये सर, जुलाई में फ्यूचर में। सर भाव क्या है जहाँ पे आपने बेचा इसे? 4700 पे। ओके हाँ सर। तो सर्वेंद्र, इन्होंने 4700 पे बजाज ऑटो के 2 लॉट फ्यूचर में बेचे हुए हैं जुलाई के, 4890 है कैश में। और अच्छा ये कुमार साहब, जब ये आपने देखा नई बाइक लॉन्च हो रही है, 6% शेयर ऊपर है, कोई स्टॉप लॉस नहीं आपने यूज किया था इसमें? नहीं सर, इससे स्टॉप लॉस नहीं लगा था। तो अब क्या करें सर्वेंद्र, क्या अभी की समय तो है इनके पास, लेकिन जिस तरह बजाज अब अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच चुका है, क्या करना चाहिए इसे? नहीं, बिल्कुल आपने बराबर पकड़ा है कि देखिए अभी अनचार्टेड ब्लू स्काई टेरिटरी में है, तो यहाँ पे हमेशा चैलेंजेस हमारे टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिस्ट लोगों के लिए थोड़े चैलेंजेस वहाँ पे डेफिनेटली रहते हैं, क्योंकि पीछे से हिस्टोरिकल कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो आई थिंक प्रोजेक्शन टारगेट्स ही यहाँ पे काम आएंगे पहली बात, और इनकी एक ट्रेडिंग पोजीशन थी और इनका ज्यादा खाली ट्रेडिंग का बायस था इनका, तो आई थिंक उस केस में तो इनको अब तक स्टॉप लॉस करके निकलना चाहिए था, या ऐसे जब मौकों पे कभी कुछ ट्रेड्स लें तो ऑलवेज हेज करके रखें, कवर्ड कॉल्स कर सकते थे, वो भी इनके पास एक ऑप्शन है। बट मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग पोजीशन थी तो इनको इसमें से स्टॉप लॉस करके निकलना चाहिए था, और अभी भी मैं इनको यही राय दूंगा, अगर प्योरली ट्रेडिंग के एंगल से लिया है और कैरी नहीं करना चाहते हैं इसको, तो आई थिंक जो लास्ट 2 दिन में हमने यहाँ पे हाइज रखे हैं तकरीबन राउंड फिगर 4900 के आसपास, आई थिंक उसके ऊपर कहीं एक स्टॉप लॉस रखें,
एंड 4916 मेरे हिसाब से स्पॉट का लेवल देता हूँ। 4916 के ऊपर अगर टिकता है इंट्राडे में 15 मिनट आधा घंटा के आसपास अगर टिकता है, तो 15 to 20 मिनट्स अगर उसके ऊपर टिकता है, तो वहां पे मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये पोजीशन को कैरी ज्यादा नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो सर आप क्योंकि शॉर्ट साइड पर हैं और स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, तो इसकी कोई लिमिट तो है नहीं अब कहाँ तक ये जा सकता है, इसलिए बेटर यही है कि आप 4916 जो सरविंद्र आपको कह रहे हैं कैश में, अगर कैश मार्केट में जहां वो 4800 चल रहा है अभी, वहां पर अगर टिकता है तो आप स्टॉप लॉस लगा लें। तो आपका स्टॉप लॉस वैसे भी प्रीमियम के हिसाब से कहीं 4950-65 के आसपास बैठेगा, अकॉर्डिंगली आप इसे देख सकते हो। आप कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे पास आए हैं। एक मंजुषा जी का सवाल आया है, इनके पास न्यूलैंड लैब के शेयर हैं 10 करीब 2795 रुपए के दाम पर, तो ये समय दे सकती हैं, क्या करना चाहिए इन्हें धर्मेंद्र? देखिए अपने स्पेस में अंडर परफॉर्म करने के बाद अब तो बढ़िया चल रहा है, मतलब स्पेस ने अंडर परफॉर्म किया बट ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते ही जा रहा है अपने पीयर सेट को। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में जब तक मोमेंटम स्ट्रेंथ है, बाजार के अगेंस्ट में भी चला है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोई भी आप सेटअप देखें तो आई थिंक क्लियरली ट्रैक्शन है अपसाइड में। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में है, बने रहें, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहें या उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखें, बट इसको टाइम दें। और मेरे हिसाब से अभी इस पर्टिकुलर क्वार्टर, इस पर्टिकुलर महीने में इसका एक ब्रेकआउट होना पेंडिंग है। तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर का जो इसका हाई था 31 के आसपास, तो आई थिंक 31 या 3150 के ऊपर जब ये टिकता है तो आई थिंक और मोमेंटम और ट्रैक्शन यहाँ पे बिल्ड होएगा। तो जैसे मैंने भी एक पिछले कॉलर को बोला था कि 10-15 दिन यहाँ पे अलर्ट रहें, 10 वर्किंग डेज में ये ब्रेकआउट आ जाता है तो और ऊपर के टारगेट्स इसमें डेफिनेटली आएंगे। इन द मीन टाइम कॉस्ट पे या कॉस्ट के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें, और चाहें तो 10-15 दिन में वापस दोबारा राय लें। फिलहाल मैंने जैसे बोला जस्ट अबाउट टू ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट हुआ नहीं है इसलिए उसको कॉल नहीं कर सकते। तो अभी तो आप फिलहाल बने रहें, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहां पर आप कॉल लीजिएगा। एक गिरिराज सिंह साहब ने सवाल पूछा, इनके पास जुबिलेंट फूड की 520 की कॉल है 9 रुपए के दाम पर, एक लॉट है जुलाई का, क्या करना चाहिए सर्वेंद्र? क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाके कॉल लिया इन्होंने, अभी क्या करें? देखिए थोड़ा शायद प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं, स्टॉक अपने लंबे दायरों के एवरेज अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, बाजार के साथ अभी तक उस तरह से चल नहीं पाया, बाजार ऑल टाइम हाई पे है, ये अभी भी अपने हाई से तकरीबन 40% नीचे मुझे दिखता है, ऑलमोस्ट आधा हुआ था, उसके बाद अभी तकरीबन अभी भी 40-45% अपने हाई से नीचे ही दिख रहा है मुझे, और लंबे दायरे के जो लेवल्स हैं, जो एवरेज है, उनको भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक टाइम वाइज शायद ये पिस जाएंगे, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में, प्रक्रिया में टाइम लग सकता है, टाइम वाइज ये पिस जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जरूर कुछ जो एक स्टॉप लॉस इनको जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और आई थिंक मोमेंटम ट्रैक्शन स्टॉक में तभी बिल्ड होगा जब आपको ये स्टॉक कहीं 500 के ऊपर टिकता हुआ दिखेगा, 510 के ऊपर जब ये टिकता हुआ दिखेगा, उसके बाद ही इसमें ऑप्शन साइड में आने की, मेरे हिसाब से कॉल साइड में आने की कोशिश करें। दर्शक ये भूल जाते हैं कि ऑप्शन अगर बाय कर रहे हैं तो स्टॉक मोमेंटम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 10 दिन भी खड़े रह गए और उस समय स्टॉक साइडवेज भी रह गया तो आपको टाइम वैल्यू लग जाता है। तो ऑलवेज थोड़ा मोमेंटम में आ रहा हो स्टॉक, उस समय पकड़ेंगे तो हमेशा ज्यादा मुनाफे मिलेंगे ऑप्शन साइड में, और अगर टाइम वाइज पिट जाते हैं तो क्या है, आपका प्रीमियम डिके हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। इसीलिए वो, क्योंकि सर्वेंद्र छोटा प्रीमियम मिलता है ना दूर की कॉल और दूर की पुटों में, तो इसलिए निवेशक ज्यादा पहली प्रेफरेंस देते हैं उसको, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि आसपास जितना आप लेंगे, इन द मनी लेंगे या मोमेंटम में लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। सर्वेंद्र बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक सवाल आया है विवेक प्रजापति साहब का, इनके पास SJVN के 211 शेयर हैं 39.20 के दाम पर, एक बड़ा ब्रेकआउट कल के सत्र में इसमें आया था, सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? देखिए आई थिंक वापस छोटे स्टॉक्स लोगों को अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं देखूं इसको 2010 के बाद से, तो आई थिंक सबसे अब ये ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया, जितना डेटा मेरे पास है। 40 के स्तर जहाँ पे ये पहले अटकता था, उनको अब डिसाइसिवली इसने निकाल लिया है। तो आई थिंक अब यहाँ पे यही सोचना पड़ेगा कि शॉर्ट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी सब में बाय है। थोड़ा ओवरबॉट स्टॉक है तो नई पोजिशन यहाँ से नहीं बना सकते, बट जो इनके पास ऑलरेडी है उसमें बने रहें, और मेरे हिसाब से 40 रुपीज के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि 55-60 के स्तर भी यहाँ पे आएंगे, 3 से 6 महीने लगेंगे, बट 55-60 के लेवल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। 3980 के आसपास एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी बना के रखें। अच्छा, यश अग्रवाल साहब ने सवाल पूछा है, इन्होंने इन्फोसिस की 1340 की कॉल ली है 35 रुपए के दाम पर, और इन्होंने खुद ही मेंशन किया है 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 75 रुपए का एक टारगेट। आप इससे सरोकार रखते हैं? देखिए
खुद ही इन्होंने मन बनाया हुआ है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। बट देखिए मेरा थॉट यही है कि अभी आईटी में पीछे का लेग अच्छा चला तो है, बट फिर भी ये सेक्टर और ये स्टॉक स्पेशली अभी भी अपने लंबे अवधि के दायरों के नीचे ही हैं। और अगर आप इसमें तो देखेंगे तो जो रिजल्ट के साथ एक बेरिश गैप आया था उसके जस्ट नीचे कहीं ये है, तो मोमेंटम पकड़ने में टाइम है। पिछला जो एक छोटा मूव था वो खत्म हो गया, अब शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा अभी की 1365 1370 के ऊपर जाके बंद कर पाएगा। तो आई थिंक उछालों में यहाँ पे निकलने की कोशिश रखें, और जब थोड़ा मोमेंटम आए 1375 के ऊपर, उसके बाद इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करें। अमित मोंगा साहब का सवाल है, इनके पास एनसीसी के 500 शेयर हैं 112 रुपए के दाम पर, 3 से 4 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्या करें? आई थिंक बहुत पेशेंस है इनके पास। स्टॉक तो बहुत बड़ी रेंज बना के बैठा है इन 4 सालों में। नीचे में कहीं अगर आप देखें तो नीचे में तो मुझे 19-20 के स्तर भी दिख रहे हैं, और ऊपर में जाके जो अटकता है वो आई थिंक इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं 140 के आसपास अटक जाता है, उससे बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाया है। तो आई थिंक अलर्ट रहे, 125 से 140 के बीच में अटकता है। 2010 के बाद से आई थिंक जो भी लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो 125 140 के बीच के ही दिख रहे हैं, जितने भी स्विंग हाइज दिख रहे हैं। तो आई थिंक अलर्ट रहे, यहाँ पे नेक्स्ट 15-20 दिन अलर्ट रहे। जब तक चल रहा है अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म सेटअप्स अच्छे हैं, तो जब तक चल रहा है तब तक ट्रेड में रहें, बट इसको 140 का ब्रेकआउट करना जरूरी है। उसके बाद ही आई थिंक इसका जो री रेटिंग है उसके बाद ही होगा। तो अलर्ट रहें, और बिल्कुल एक बात समझ लें कि भाई 140 का 141 का ब्रेकआउट होना यहाँ जरूरी है नेक्स्ट 15 दिन में, नहीं तो फिर ये थोड़ा मुनाफा बांध लें। गौरव जोशी साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास GHCL के शेयर हैं, छोटी अवधि के लिए क्या आप इस पर राय रखते हैं? देखिए नेक्स्ट मेरा शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीने का होता है। लोग तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन करते हैं, बट मेरा अगर मुझे किसी ने मेरे को चॉइस दी कि शॉर्ट टर्म बोलना है तो 1 से 3 महीने। आई थिंक 1 से 3 महीने में जो उसका बेस्ट केस मुझे दिख रहा है वो तकरीबन 565 570 तक है। और अगर आपको वो बेस्ट केस सिनेरियो प्ले करना है तो आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपको तकरीबन 500 रुपए के आसपास रखना पड़े। 499 के नीचे आप एक डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में 475 के टारगेट्स। ये मेरा यहाँ पे 1 से 3 महीने का रेंज निकल के आया। एक हेमंत साहब ने सवाल जरूर पूछा था, 10,000 शेयर लिखे हैं लेकिन नाम नहीं लिखा उन्होंने, तो इसलिए मैं पूछ नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और समय देने के लिए अपना, और हमसे बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति में समझाने के लिए। तो मार्केट्स में तेजी, ऑल टाइम हाइस के करीब मार्केट्स अभी कामकाज कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट तेजी में है और एक अच्छे रुख के साथ अभी भी इंडेक्स के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं 200 साल से ज्यादा पुरानी कामकाज करने वाली कंपनी EID पैरी के बारे में। दरअसल ये कंपनी जो कि शुगर स्पेस के अंदर कामकाज करती है, मुरगप्पा ग्रुप जिस कंपनी को ओन करता है, इस कंपनी की शुरुआत करीब करीब 235 साल पहले हुई थी। और अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि EID पैरी में EID क्या है, तो EID का फुल फॉर्म है ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज, जिसके नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज पैरी ये कंपनी का पूरा नाम है। अब पैरी इसलिए आया इस कंपनी के नाम के अंदर क्योंकि ये कंपनी थॉमस पैरी साहब ने शुरू की थी, तो EID पैरी इस वजह से इसका नाम तय किया गया था। दरअसल थॉमस चेज के साथ इन्होंने एक पहले जब पार्टनरशिप शुरू की थी तब इस कंपनी का नाम बना चेज एंड पैरी। फिर फर्दर पार्टनरशिप की गई जॉन विलियम डेयर के साथ, तब इस कंपनी का नाम बना पैरी एंड डेयर। और बाद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये भी है कि अगर आप चेन्नई में कभी गए हैं या चेन्नई के आसपास रहते हैं तो आपने शायद पैरी कॉर्नर और डेयर हाउस ये दोनों सुने होंगे। और डेयर हाउस वही जगह है जहां पे आज मुरगप्पा ग्रुप का हेडक्वार्टर भी शामिल है, वहां पर ही मौजूद भी है।
इसके अलावा 1981 में EID पैरी जो है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी बनी और वहां से इसकी जर्नी में और ज्यादा रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी। तो बहुत पुरानी हिस्ट्री का जो सबसे लेटेस्ट पार्ट है मुरुगप्पा ग्रुप की हिस्ट्री, वो 1981 से शुरुआत हुई थी। EID पैरी ने 1914 में कन्फेक्शनरी कारोबार के अंदर भी विस्तार किया था और जो 1981 तक आते आते मुरुगप्पा ग्रुप ने टेक ओवर भी कर लिया था। लेकिन आपने कई बारी कॉफ़ी बाइट जैसे प्रोडक्ट भी खाए होंगे, वो आपको याद होगा पैरी की तरफ से ही आता था, तो वो पैरी कन्फेक्शनरी का हिस्सा था। लेकिन लेटर ऑन ये कारोबार सेपरेट कर दिया गया और इसे मर्ज कर दिया गया लॉटो के साथ और अब लॉटो इस कन्फेक्शनरी बिजनेस को देखता है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो शुगर बिजनेस से कंपनी को मैन्योर बचता था, उस मैन्योर को रखते रखते उन्हें यह आइडिया है कि इससे फर्टिलाइजर कारोबार में भी विस्तार किया जा सकता है। तो 1906 में यानी 1906 में वो फर्टिलाइजर कारोबार में भी विस्तार कर गए। फर्टिलाइजर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत थी और सल्फ्यूरिक एसिड को रखने के लिए सिरेमिक पॉट्स की जरूरत आती थी। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना सिरेमिक कारोबार के अंदर भी विस्तार किया जाए, जिसकी वजह से वो कंपनी ने अपना एक नया पैरीवेयर डिवीजन खोला 1952 में। तो आपने आमतौर पे पैरीवेयर के सिरेमिक प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे, तो वो भी EID पैरी की तरफ से आता और इस वजह से आता हुआ दिखाई पड़ा है। उसके अलावा कंपनी पहली कंपनी थी ग्रुप में या फिर पुराने समय में जिसने फर्टिलाइजर कारोबार को विस्तार किया और उसमें एक्सपेंशन किया। और कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कि एक और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, उसकी शुरुआत भी इसी कंपनी की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी थी और ये लिस्टेड कंपनी है और एक देश की जानी मानी फर्टिलाइजर कंपनी के तौर पर शुमार भी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग वाकया EID पैरी के साथ ये भी है कि कंपनी एक जमाने में एक प्राइवेट रेल लाइन कुलासेकरपट्टनम तिसियन विलई, ये लाइन पे भी एक रेलवे ट्रैक चलाती थी जो जिससे वो जैगरीज को EID ग्रुप के लिए लेकर आती थी पोर्ट एरिया से। 1915 में ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया और उसके बाद इसका दायरा और बढ़ा के तूतीकोरिन तक भी कर दिया गया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देश की सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार EID पैरी के बारे में आए कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। दस के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपके इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देंगे। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्कॉट्स कुबोटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को लेकर। दरअसल कंपनी की शुरुआत स्कॉट्स कुबोटा नहीं हुई थी, स्कॉट्स के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में टाई अप के बाद जो हाल में ही एक करार हुआ बड़ा, जिसमें कुबोटा ने बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली, उसके बाद इसका नाम स्कॉट्स कुबोटा बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत हरप्रसाद एंड युदी नंदा ने माइग्रेशन के बाद, लाहौर से आने के बाद 1948 में शुरुआत की थी। और इस कंपनी ने शुरुआत की थी तब ये एग्री डिवीजन के अंदर, एग्री मशीनरी डिवीजन के अंदर कामकाज करते थे, जो कि गोइट्स इंडिया, गोइट्स जर्मनी की जो कंपनी है उसके साथ मिलकर गोइट्स इंडिया के नाम से शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ी होगी। आपने अक्सर सुना होगा राजदूत एक शानदार सवारी, जानदार सवारी। दरअसल वो राजदूत का 175 सीसी का जो मॉडल था वो एस्कॉर्ट्स की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा था। उस समय पर इन्होंने जो एक पोलिश बाइक थी उसका इंडियन वर्जन जब बनाया था तब वो राजदूत बनते हुए दिखाई पड़ी थी, वो भी एस्कॉर्ट्स की तरफ से आई थी। और करीब करीब 1.6 मिलियन राजदूत बाइक्स जो हैं वो बंद होने से पहले तक बेची गई थी। एस्कॉर्ट्स के साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कि धीरे धीरे जब एक्सपोर्ट ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो ये बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर चले गए, जिसमें एक जमाने में ये रेलवेज के पैसेंजर जो कोचेज होते हैं उनके लिए शॉकर्स भी प्रोवाइड कराती थी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1980s में जब लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल ने एक होस्टाइल बिड भी डाली थी कंपनी के लिए, तब नंदा साहब ने बड़े ही तरीके से उसको हैंडल किया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। थर्सडे का सत्र यानी कि एक्सपायरी वाला दिन और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है फिर से मोमेंटम तेजी की तरफ लौटा है। इंडेक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो चाल मजबूत है, 52 अंकों की बढ़त पर कारोबार निफ्टी में
और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो ये शांत है। लेकिन आज ध्यान रहे मिड कैप कंपनियों पर, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी पर इस समय कर रहा है कारोबार। 2:1 का रेशियो यहां पर साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन आज क्या ड्रैग कर रहा है और क्या बाजार को और सपोर्ट कर रहा है, तो क्योंकि निफ्टी बैंक दबाव में है तो आज निजी बैंकों पर ध्यान दीजिए। HDFC बैंक, आपका इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स दबाव में आते हुए HDFC में भी कुछ मुनाफा वसूली है और बजाज फाइनेंस भी ड्रैग कर रहा है। लेकिन तेजी की तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ, ICICI बैंक का साथ और L&T का साथ मिला है और पावर ग्रिड में भी तेजी बनती हुई। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आयशर मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयशर मोटर्स परसों